में जाएंगे, टर्नआउट क्रॉसओवर के बारे में। अभी इंफॉर्मेशन देखिए, टर्नआउट वगैरह होता है तो वहां पर एक कैंटिलीवर, एक लोकेशन पर दो कैंटिलीवर लगते हैं। तो दोनों कैंटिलीवर, एक मेनलाइन की ओइची पकड़ता है, एक टर्नआउट की ओइची। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ड्राइंग देता हूं। जैसे कि आपकी सीधी टेंजेंट ट्रैक है, एक सीधा टेंजेंट ट्रैक है, एक टर्नआउट है, किसी दूसरा डायरेक्शन पे जाने वाली लाइन है, ठीक है। इसको आप मेन लाइन बोलो और दूसरे आपको टर्नआउट बोलो। टर्नआउट मतलब कहीं और जाने वाला दूसरा लाइन, ठीक है। अब अगर किसी एक लोकेशन पर, यहां पर आपका कोई कैंटिलीवर लगा है, इसके ऊपर एक लोकेशन लगा है जिसके ऊपर दो कैंटिलीवर लगे हैं, तो एक आपका मेन लाइन की ओर पकड़ता है, ठीक है, और दूसरा टर्नआउट की ओर पकड़ता है। एक सिंपल सा ड्राइंग मैंने शो किया है। ग्रीन वाला मैंने दो कैंटिलीवर बताया है और रेड कलर में मैंने ओएचई बताई है। तो एक ही लोकेशन पे आपको दो कैंटिलीवर लगता है, मेनलाइन को पकड़ता है, टर्नआउट को। तो मेनलाइन वाला इनकम ब्रेस जो आपका थ्रू आउट 1.4 मीटर या 1400 mm था, इस जगह पे कम हो जाता है, इसको 900 रखते हैं आप। कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बेटी से सप्लाई अब देवीलाल बात करें, देवीलाल बात करें। देवीलाल आप कुछ बोल रहे हैं क्या? धर्मेश 39, बनवारी 40। चलिए स्ट्रेंथ तो पूरा हो गया, लगता है 40 के आसपास है ना। मॉर्निंग में 42 कुछ था। जी सर। माइक बंद करके रखिए, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो मुझसे बात कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलना है आपको, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको शो कर रहा हूं, टर्नआउट की लाइन और मेन लाइन के बारे में। एक कैंटिलीवर का इस जो लोकेशन होता है, इस टर्नआउट पे जो ओइची का लोकेशन होता है उसको हम ऑब्लिगेटरी लोकेशन बोलते हैं। ये डिटेल अभी आने वाली क्लास में आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। इनकम ब्रेंच से रिलेटेड मैंने केवल इतना बताने के लिए यहाँ पे ये ड्राइंग रखी है। अगर अभी यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, टर्नआउट की क्लास में आपको ये चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये समझ में आया आपको? एक ही लोकेशन है जिसको ऑब्लिगेटरी लोकेशन बोलते हैं, जिसमें मेनलाइन की ओइची और टर्नआउट की ओइची, दोनों ओइची को एक खंबे पर दो कैंटिलीवर होल्ड करते हैं, उसको हम ऑब्लिगेटरी लोकेशन बोलते हैं। इस जगह पे मेनलाइन का स्टेगर हम कम रखते हैं, 900 का, सॉरी स्टेगर बोल रहा हूं, इनकम ब्रेस। मेनलाइन का इनकम ब्रेस 900 रखते हैं और टर्नआउट का इनकम ब्रेस 1400 mm रखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, इनकम ब्रेस से रिलेटेड सिंपल सा एक टर्म है, यहां मैंने आपको डिस्कस किया। तो टर्नआउट का इनकम ब्रेस कितना रहेगा? 1400 mm और मेनलाइन का 900 mm। इनकम ब्रेस क्लियर हुआ? जी सर। दूसरा टर्म है डीप, DIP, डीप। इस डीप का मतलब क्या? यहां पे आप देखेंगे कि कैंटिलीवर के ये टर्मिनोलॉजी है। अभी यहां पे आपको डीप दिखाई दे रहा होगा, यहां पे ड्राइंग में दो तीर के निशान दिख रहे हैं, DIP डीप लिखा हुआ है। ऊपर है आपकी RT और नीचे है कांटेक्ट वायर। RT यानी रजिस्टर्ड ट्यूब और कांटेक्ट वायर के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, ये कैंटिलीवर के ऊपर हम मेजर करते हैं, उसे हम डीप कहते हैं, DIP डीप कहा जाता है।
क्या चीज है ये? कांटेक्ट वायर तथा आरटी यानी रजिस्टर ट्यूब के बीच वर्टिकल डिस्टेंस जनरली जो डीप होती है वो 250 से 300 mm रखी जाती है। डीप का पर्पस क्या है? ये डीप रखने का मकसद क्या है, क्या काम में आएगा? कोई लॉजिक हो तो बताइए, एनीवन? कॉन्टेक्ट वायर को तो जब मूव बनाने के करती लिए है तो ऊपर नीचे होती है ना, तो उसके लिए एडजस्ट करने के लिए। फिक्स रहेगा तो पेन तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे नहीं हो पाएगी ना, टूट भी सकती है। हाँ, पेंटो आरटी से नहीं टकराए कॉन्टेक्ट वायर पर चलता है तो जिग जैग चलता है सर, तो ऊपर उड़ जाता है फिर, इसलिए पेंटो डीप इसलिए बनाए आरटी जाते से हैं नहीं कि वो टकरा पाएगा। वन आगे से बोलिए। नहीं टकराए। एक मिनट, आप सभी एक साथ बोल रहे हैं, है ना? 1 बाय 1 बोलेंगे तो मुझे समझ में भी आएगा, सभी को समझ में आएगा। चलिए, अभी कौन बोल रहा था? हरिराम, आप बोल रहे थे? हाँ सर। हाँ, हरिराम आप बोलिए। सर ये डीप इसलिए बनाई जाती है कि पेंटो ऊपर नीचे करके चलता है जिग जैग में, तो ये मतलब कॉन्टेक्ट वायर है ना, कॉन्टेक्ट वायर को पेंटो ऊपर उठा लेता है, तो ये डीप इसलिए 28 से 30 के बीच बनाई, 25 से 30 के बीच बनाई जाती है कि आरटी को टच नहीं कर पाए, और पेंटो टूटने की आशंका कम नहीं रहे। वो सर डीप कब पहली बात होगा? आपने आरटी में पेंट फंस जाएगा। एक मिनट, चिरंजी लाल जी रुकिए एक मिनट। अभी हरिराम जी ने बोला पेंटो जिगजैग चलता है। जिगजैग हॉरिजॉन्टल उसका मूवमेंट है, और डीप जो है ये वर्टिकल मूवमेंट है, दोनों में अंतर है। जिगजैग के लिए हम स्टेगर बनाते हैं, ठीक है? पेंटो जिगजैग नहीं चलता है, वायर जिगजैग चलता है। पेंटो तो अपनी जो गाड़ी है, जो ट्रैक बना है उसके ऊपर जैसा चलना वैसे ही चलेगा। जिगजैग चलाने के लिए हम वायर को स्टेगर बनाते हैं, वो चीज यहां कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं डीप की। डीप में आप देखेंगे कि यहां पे ये जो डीप दिखाई दे रही है, ये कांटेक्ट वायर और आरटी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है। और कितनी डिस्टेंस हम जनरली रखते हैं? तो 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी 250 से 300 mm। ठीक है, ये आपका एक बेसिक टर्म। अब यहां पे बात यह है कि डीप रखते ही क्यों है, क्या कारण है? सर अगर डिप नहीं इस रखेंगे बारे में बोलिए, चिरंजी लाल जी बोलिए, आपको मौका दिया। सर डीप जब नहीं रखेंगे तो आरटी से पेंटो टच हो जाएगा, तो आरटी पे पेंटो टच होने से पेंटो डैमेज हो जाएगा। सर ठीक है। सर कल आपने एक चीज बताई थी, हाँ जी, कल आपने एक चीज बताई थी कि हमें है ना OHE का कोई भी मतलब जो पेंटो टच हो रहा है ना जिस एरिया से, तो उसका कोई भी कनेक्शन लूज नहीं रखना है। अगर कनेक्शन लूज रखेंगे तो वहां फिर वो शॉर्ट होके जल जाएगा। तो अगर जैसे ये डिप नहीं रखेंगे ना, तो कांटेक्ट वायर आरटी से टच होगा, आरटी से टच होगा तो फिर वो मेल्ट होगा, मेल्ट होकर पिघल जाएगा और नुकसान हो जाएगा। आप दूसरे डायरेक्शन में चीजों को जोड़ रहे हो। लूज कनेक्शन एक सर्किट का पार्ट है, वहां पे हमारी बातचीत अलग थी, यहां पर डीप की वाली बातचीत अलग है। डीप को थोड़ा सा समझिए, यह बिल्कुल बेसिक चीज है। आप देखेंगे कि कैंटिलीवर, यहां पे जो आरटी है, ये आरटी हॉरिजॉन्टल रखी जाती है, और आपका स्टडी आर्म ये इंक्लाइंड है, उससे पकड़ा हुआ है आपका कांटेक्ट वायर। अब पेंटो जब रन करेगा तो कांटेक्ट वायर के ऊपर तो जाएगा नहीं पेंटो, ठीक है? पेंटो जो रहेगा कांटेक्ट वायर के नीचे ही रहेगा। जब आपकी डीप कम हो जाएगी तो यह वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला? यहां पर जहां पे आपकी आरटी कनेक्टेड है स्टडी आर्म से, ये पोर्शन आपका पेंटो की रेंज में आ जाएगा। अगर आपकी डीप कम है
तो वायर ऊपर आएगा तो यहाँ पे इसकी रेंज में आ जाएगा, और पेंटो इसको ड्रॉप आर्म या एल क्लैंप बोलते हैं। इस एल क्लैंप को स्ट्राइक कर सकता है, हिट कर सकता है, ठीक है। एल क्लैंप, ड्रॉप ब्रैकेट इसको हिट कर सकता है। इससे बचने के लिए हमको जो डीप है वो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। आप 300 mm की डीप रखोगे सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी आपको कभी मौका मिले तो ध्यान से आपने इस चीज को देखना, इस ड्रॉप ब्रैकेट और स्टडी आर्म के असेंबली को ध्यान से देखना। अभी मैं इसको जूम करूंगा तो दिखेगा नहीं, आप फील्ड में जाएंगे तो देखना, ये स्टडी आर्म को रोक देता है, यहाँ पे ज्यादा ऊपर उठने नहीं देगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा लेकिन और ज्यादा उठने नहीं देगा। यहाँ पे एक लॉकिंग होती है इस जगह पे बीच में, ठीक है। कौन सी जगह पे? यहां पर, इस जगह पे एक ये जो मेरा रेड वाला पॉइंट बन रहा है ना, यहां पे एक लॉकिंग होती है, वो उसको रोक देता है, ज्यादा उठने नहीं देता। और ये आपका जो स्टडी आर्म के बाद में इधर जो पोर्शन लगा होता है यहाँ पे जिसमें स्वील क्लिप लगती है, वो एन टाइप का ऐसा बेंड होता है और नीचे आपका स्वील क्लिप होती है, ठीक है। तो वह डिस्टेंस एक मेंटेन होता है, एकदम से एक्सीडेंट हो जाएगा जरूरी नहीं है, लेकिन और ज्यादा डिफॉर्मेशन हुआ तो एक्सीडेंट के चांस बनते हैं। अब यहां पर एक चीज है, आपका स्टैंडर्ड डीप है 300 mm रखा जाता है। ये डीप को आप कैसे मैनेज करोगे, किसकी मदद से आप इस डीप को मैनेज करते हो, डीप कम ज्यादा कैसे करते हो, क्या तरीका है डीप को कम या ज्यादा करने का? इंक्लाइन एल ड्रॉप क्लैंप को को लूज आगे करके पीछे करो। कम या ज्यादा कर सकते हैं सर। एक एक करके बोलिए। अभी चिरंजीव लाल जी आप बोल रहे हैं, बोलिए। सर इंक्लाइन ड्रॉपर होता है ना, हाँ, उसको आगे पीछे लूज टाइट करके एडजस्ट किया जाता है। इंक्लाइन ड्रॉपर आप डीप मेंटेन करने के लिए करते हो? उसको, और सर वो जो सी क्लैम है ना, उसको आगे पीछे लूज कर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारी जो ट्यूब्स होती है उनका इंक्लाइनेशन फिक्स होता है। अभी कैंटिलीवर की क्लास आएगी आगे, अभी बेसिक चीज की हम बात कर रहे हैं। एसटी ट्यूब होती है जो टॉप पे होती है, देख लीजिए अभी ध्यान में आया तो, ये एसटी ट्यूब है, ये टॉप पे है। ये ट्यूब वर्टिकल से झुकी हुई होती है, यानी कि इसकी जो फिटिंग है, टॉप फिटिंग है जो इंसुलेटर साइड से, ये ट्यूब ऊपर होती है और केटनरी तरफ से ये ट्यूब झुका हुआ होता है। मैं थोड़ा सा यहां बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपका ये खंभा है और आपका ये ट्यूब है, तो ऐसा इंक्लाइन रहेगा, ये आपका इंसुलेटर बीच में लगे हैं। बात समझे आप? मास्ट की तरफ से आपका ट्यूब ऊपर रहेगा और केटनरी की तरफ से नीचे रहेगा, इसको बोलते हैं अपन डाउन ड्रूपिंग, यानी कि ये झुका हुआ होना चाहिए। क्या कोई लॉजिक है इसमें? एसटी ट्यूब झुका हुआ होना चाहिए। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एसटी ट्यूब झुका हुआ होना चाहिए, इसके पीछे कोई लॉजिक है? सिंपल लॉजिक है, आपकी एसटी ट्यूब जो है वो टेंसाइल लोड में होना चाहिए, खींची हुई होना चाहिए, ताकत उसमें ना टेंसाइल लोड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि इस ढंग से अगर इसको कर दें, ऐसा अगर ऊपर कर दे तो क्या होगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपके जो ट्यूब है, आपके इंसुलेटर है, आपकी टॉप फिटिंग है, ये कंप्रेसिव लोड में आ जाएंगे। और इंसुलेटर पे हम टेंसाइल लोड टेस्टिंग करते हैं, कंप्रेसिव लोड टेस्टिंग नहीं करते हैं।
बराबर। आपके इंसुलेटर है वो टेंसाइल लोड झेलने के लिए बने हैं, इसलिए इंसुलेटर फेल होने का चांस है। उसकी फिटिंग्स जो होती है हुक, इंसुलेटर जैसा हुक लगा होता है, वो हुक में से डैमेज होने का चांस है। ठीक है, और यहाँ पे कैंटिलीवर फेल हो सकता है, और भी बहुत सारी बातें। कैंटिलीवर की क्लास में अपन डिटेल में जाएंगे। इसलिए हम एसटी ट्यूब होती है उसको इंक्लाइन रखते हैं हम। ठीक है, दूसरी बात है, बीटी का इंक्लाइनेशन तो सर्वविदित है, सबको दिखता है। तीसरी चीज है आरटी। या आरटी आपकी हॉरिजॉन्टल रहती है, क्षैतिज रहती है, इसको हम इंक्लाइन नहीं करते ना, तो ऐसा किसी भी डायरेक्शन में आड़ा तिरछा उसको इंक्लाइन नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। अब इस आरटी से आपका जो स्टडी आर्म है वो झुका हुआ रहता है। अब आरटी को हॉरिजॉन्टल रखने के लिए कैंटिलीवर का आरए ड्रॉपर वो काम में आता है। ठीक है, अभी आपने जो बात की कि डीप मेंटेन करते हैं, इसलिए मैंने ये 2-3 ट्यूब का इंक्लाइनेशन बताया आपको। आप इस आरटी को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए यहां पे इस आरए ड्रॉपर की मदद से आप हॉरिजॉन्टल बनाते हो, क्षैतिज बना के रखते हो। अगर आपने ड्रॉपर आगे पीछे कर दिया तो आपकी ट्यूब जो है वो उसका इंक्लाइनेशन आ जाएगा, वो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। बात समझे? अभी जो मैं बोला वो कितना समझ में आया बताइए। बिल्कुल सर, समझ में आया। सर आरटी को एडजस्ट करने के लिए है ये इंक्लाइन ड्रॉपर। हाँ, अब ये तो हमारी बेसिक बात हो गई, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर आप ड्रॉपर को आगे पीछे करोगे तो ट्यूब आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, बराबर। अब मुद्दे का क्वेश्चन ये था कि डीप को कैसे कम ज्यादा करते हैं। सर एल क्लैंप को एडजस्ट करके आगे पीछे करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं डिप को। देखिए, एल क्लैंप जो है वो भी एक दूरी पे ही लगाना पड़ता है। जो स्टेकर आपका जहां पे आ रहा वहां पे आप सेट करोगे ना, एल क्लैंप आगे पीछे करा मतलब आपने स्टेकर बिगाड़ दिया। वही बात हुई ना, एल क्लैंप कहां आता है, जहां पे आपका स्टेकर सेट होना है। चलो और थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर एंटी विंड क्लैंप से नहीं होगा? भाई एंटी विंड क्लैंप की और दूसरी कहानी है, वो बेवजह सिस्टम है, लेकिन जब ब्रेकडाउन होता है तब वो काम में आता है। अभी ये चित्र में जो एंटी विंड क्लेम लगा हुआ दिख रहा है ये भी गलत ढंग से लगा हुआ है। ठीक है, एंटी विंड क्लेम नाम तो ऐसा दिया जैसे हवा आंधी को रोक देगा। ये यहां दिख रहा है। ठीक है, ये कोई हवा आंधी को रोकता नहीं है। स्टडी आर्म और आरटी के बीच में ये लगा हुआ है, आरटी इसके बीच में फ्रीली घूमती है। ठीक है, एक्चुअल में उसके दूसरे और काम होते हैं, हम कैंटिलीवर की ड्राइंग में बात करेंगे। सुनील कुमार, आपको वीडियो नहीं आ रहा है? अरे यार, स्क्रीन अभी आ गया, अभी आ गया सर, आ गया। ओके ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात है, आपको सामने सब कुछ दिख रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हो। इसको बोलते हैं ए ड्रॉपर। एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, दिख रहा है? ये है आपके ए ड्रॉपर। अभी जो मैंने लाइन खींची है इसके पीछे वो ड्रॉपर है। अब मैं बताता हूं आपको, ड्रॉपर दिखेगा, दिखा ड्रॉपर? अगर मैं ड्रॉपर आधी लंबाई का बनाऊंगा तो क्या होगा? कम हो जाएगी। कम हो जाएगा ना, इनकम ब्रेस ज्यादा हो जाएगा, हाँ डीप कम हो जाएगी सर। डीप भी कम होगा, इनकम ब्रेस भी कम होगा। आपका इनकम ब्रेस और डीप पूरा पूरा खेल ए ड्रॉपर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ए ड्रॉपर आपको सोच समझ के नाप तोल के लगाना है। आपका स्टडी आर्म का लेंथ, लंबाई आपको पहले से तय होना चाहिए, उसके अनुसार आपकी आरटी की लंबाई आ जाएगी। और आरटी के बाद आरटी हुक लेंथ,
यहां पे रहता है, इसको बोलते हैं आरटी हुक क्लैंप। ठीक है, ये उसी जगह लगेगा जहां पे आपकी आरटी हॉरिजॉन्टल होगी। आरटी क्षैतिज होगी तो वहीं पे फिर आपका स्टडी आर्म लगाओगे इस पर आपका स्टेकर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपका ए ड्रॉपर, ये इसका बड़ा रोल रहता है आपका डीप और इनकम्ब्रेंस मेंटेन करने में। आप छोटा मोटा मेंटेनेंस करना है तो स्टडी आर्म को आप स्टेकर कम ज्यादा कर लो, इंक्लाइन ड्रॉपर को थोड़ा आगे पीछे ठोक लो। ठीक है, या तो इंक्लाइन ड्रॉपर है या फिर आपका ये एल क्लैंप है, इसको आगे पीछे करके थोड़ा बहुत डीप मेंटेन करते हो, लेकिन वो गलत तरीका है। आपको प्रॉपर ड्रॉपरिंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से डीप में काफी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, और कैंटिलीवर की अभी क्लास आएगी तो वहां पर हम और डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टर्म है इम्प्लांटेशन। बहुत ही बेसिक टर्म है, हम ऑलरेडी बात किए थे शायद। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है? इम्प्लांट, IMPLANT। ट्रैक के बीच सेंटर से मास्ट के बीच की दूरी। आप रेलवे में जोड़ के मत बोलो, आप रेलवे से जोड़ोगे ना तो आप उसका असली अर्थ भूल जाओगे। इम्प्लांट का मतलब होता है लगाना, किसी वस्तु को किसी जगह पे फिट करना, बिठाना, लगाना, इम्प्लांट करना। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूएशन में। आप यहां पे हमने जैसे नहीं बोला था TNP में प्लांट बोला था, तो प्लांट का मतलब क्या हुआ? तो कई लोग बोलोगे पौधा, और यहां पे इम्प्लांट करने का मतलब पौधा लगाना। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हो। तो ऐसा है, इम्प्लांट का मतलब है आपका कोई चीज को सेट करना, किसी जगह पर लगाना। इसका दूसरा नाम होता है सेटिंग डिस्टेंस। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इम्प्लांटेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या कारण है इम्प्लांटेशन हम ध्यान रखते हैं? LDC AE की एग्जाम में भी पूछा था इम्प्लांटेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। इम्प्लांट का मतलब आप देखिए कि हमारा जो भी सिस्टम है रन करता है, वो सारा मेजरमेंट जो होता है ना ट्रैक से होता है। ट्रैक जो है वो ट्रैक जैसा रहेगा, उसके अनुसार हमारा नापतोल रहता है। अब बड़े मजे की बात तो ये है कि खंबा है फिक्स और ट्रैक है मूविंग, और हमारा लेना देना जो है मूविंग चीज से। ट्रैक को इंजीनियरिंग वाला आएगा तो ऊंचा भी कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, लेफ्ट में स्लाइड कर सकता है, राइट में शिफ्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। उसकी जो मशीनें होती है उनकी मदद से ट्रैक को इधर उधर हिला सकता है। खंबा लेकिन जहां पे लगा है जमीन में वो तो वही लगा रहेगा, वो थोड़ी ना इधर उधर सरक जाएगा। अब चूंकि खंबे को हम इधर उधर नहीं ले जा सकते, लेकिन मेजरमेंट हमारा जो भी है ट्रैक से रहता है। अब यहां पे आपको ड्राइंग में देखिए कुछ मेजरमेंट मैंने शो किया है। ट्रैक दिख रहा है, ट्रैक की सेंटर लाइन दिख रही है, उस ट्रैक की सेंटर लाइन से एक खंबा दिखाई दे रहा है, और खंबे का जो फेस ट्रैक की तरफ है उधर से मैंने उसको मेजर कर रहा हूं। तो मास्ट का फेस ट्रैक की सेंटर लाइन से जितना दूर है वह उस मास्ट का इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या बेसिक बात हुई? सेटिंग ऑफ मास्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ ट्रैक। अब यहां पर इस ड्राइंग में देख के तो आपको क्लियर दिख रहा है कि आपको कहां से कहां की दूरी मेजर करना है। इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं? किसी को क्लियर नहीं हुआ तो पूछिए अभी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इम्प्लांटेशन समझ में नहीं आया अभी? किसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन? जिसको नहीं आया समझ में वो बोले। कोई बोल नहीं रहा है, चलो अच्छी बात है, मतलब 100% परफॉर्मेंस, सभी को समझ में आया। यहां पर देखने वाली बात है कि टेप में कहां पे किधर लगाऊं। अगर मैंने आपको मेजरिंग टेप दे दी, 5 मीटर की टेप पकड़ा दिया,
फील्ड में भेजा और एक बताया कि उस खंबे का इम्प्लांटेशन लेना है, तो आप कैसे उसका इम्प्लांटेशन लोगे? चलिए एक मैं आपको मैं एक छोटा सा पेंट एंड ब्रश का ड्राइंग निकाल रहा हूं, यहां पे आपसे सवाल करता हूं। ये एक छोटा सा ट्रैक दिखाई दे रहा है, ट्रैक की बजाय मैं सेंटर लाइन ही ले लेता हूं, है ना, ट्रैक से मदद, चले ट्रैक ले लेता हूं, कोई बात नहीं। अरे ब्लैक था, हाँ ठीक है, इसकी सेंटर लाइन हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट के लिए, और इसको मैं पतला बना देता हूं। अरे ये कहां से आ रहा है? एक बेसिक ड्राइंग बनाई है मैंने, आपके सामने दिख रहा है, बनवारी लाल मीना। एडमिट कीजिए भाई, आप ध्यान नहीं दे रहे हो को होस्ट। ट्रैक की सेंटर लाइन मैंने बनाई है, ठीक है। एक ट्रैक में 2 रेल होती है, तो दोनों रेल भी शो किया है। अब मान लीजिए यहां पे मेरा मास्ट है, ये मास्ट को भी मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं, कि दूसरा कलर ले ले, चलो ब्लू कलर का मास्ट है, ठीक है। अब मेरा ये कहना है कि मुझे इसका इम्प्लांटेशन मेजर करना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, लॉबी में कोई वेट करता है तो एडमिट कर लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे लेते हैं, दूसरा एक और ड्राइंग लाना है यहाँ पे। ये आपके सामने सिंपल सा एक लॉजिक रखा है। अब मैंने यहां पर एक ट्रैक रखा है, एक ट्रैक और इधर लगा दिया। अब मुझे इम्प्लांटेशन मेजर करना है, ये जो मास्ट है बीच में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो मास्ट दिखाई दे रहा है, इस मास्ट का ऊपर की ट्रैक और नीचे की ट्रैक, 2 ट्रैक दिखाई दे रही है। तो मुझे इम्प्लांटेशन मेजर करना है, ये लाइन नंबर 1 और नीचे है लाइन नंबर 2। क्या आप बताएंगे मुझे इम्प्लांटेशन कैसे मेजर करूंगा, क्या तरीका है? सर जो मास्ट का बोलिए। सर मास्ट का कैंटिलीवर जिस लाइन में हो, तो मेजरिंग टेप को ट्रैक के अंदर साइड पे 84 सेंटीमीटर पर पकड़ूंगा, और इधर मास्ट के फेस से जितना बीच की दूरी होगा, टोटल दूरी को इम्प्लांटेशन कहेंगे। 1 मिनट बंटी भाई, आपका पहला सेंटेंस जो था वो रिपीट करें। पहला सेंटेंस, यदि सर उस मास्ट का कैंटिलीवर दोनों मास्ट कैंटिलीवर से दोनों साइड में, आप लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 का कैंटिलीवर उसी मास्ट पे सर। मैंने कैंटिलीवर तो शो किया ही नहीं है, चलो आप बोलते हो तो कर देता हूं। कैंटिलीवर कौन सा, रेड कलर ले लेते, चलिए ठीक है। ये यहां पे मैंने कैंटिलीवर इधर लगाया है, लाइन नंबर 1 के साथ। जी सर। लाइन नंबर 2 के साथ में कोई लेना देना नहीं है उसका, ओएची का, ओएची उधर का ओएची पकड़ा है, ठीक है। अब बताइए। तो लाइन नंबर 1 का जो ट्रैक है सर मास्ट के साइड का, हाँ, मेजरिंग टेप को उस ट्रैक के अंदर वाली भाग पे 84 सेंटीमीटर पर रखूंगा। वो ठीक है, वो आपने पैटर्न में बाद में बात करेंगे।
पहले ये मुझे जानना है कि किससे आप लाइन मापोगे और क्या आपका मतलब किस तरफ से किसके साथ आप रिलेट करोगे? तो आप वो तो ट्रैक इसके साथ ट्रैक सेंटर और मास्ट के फेस जो कि ट्रैक साइड में हो, उस दोनों के बीच की दूरी मापेंगे इम्प्लांटेशन के लिए। यानी आपके कथन अनुसार ये, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूं, ये आपका ग्रीन वाला एरो, ये जो डिस्टेंस है ये आपका कथन अनुसार इम्प्लांटेशन है, ये कह रहे हो आप? जी सर। अच्छा, चलिए आपकी बात सुना मैंने। लाइन नंबर 1 के तरफ मास्ट का फेस और ट्रैक सेंटर के बीच की दूरी तो इम्प्लांटेशन बोलेंगे सर। बिल्कुल सही, यही चीज इन्होंने बंटी भाई ने भी बोली है। क्या सभी लोग इस चीज से सहमत है या कुछ और भी बाकी रह गया है? कुछ और कहने की जरूरत है यहाँ पर? लेकिन सर मास्ट का इम्प्लांटेशन कैसे लेंगे अपन? सुनील कुमार बोलिए, आप फिर से बोलिए। सर मास्ट का इम्प्लांटेशन कैसे लेंगे? वो अगली स्लाइड में आ रहा है, इम्प्लांटेशन मेजर करने का तरीका मैं अभी बताऊंगा। अभी केवल ये देखना है कि इम्प्लांटेशन लेना किधर से। अभी मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, दो ट्रैक है, दोनों ट्रैक के बीच में एक खंबा लगा हुआ है और बात हो रही इम्प्लांटेशन मेजर करने की, तो किधर से क्या मेजर करोगे? ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताई। जिस तरफ ट्रैक है उस तरफ का फेस मास्ट का, उसकी तरफ से और ट्रैक सेंटर के बीच की दूरी। ठीक है, तो आपके कथन अनुसार ये जो अभी बंटी ने बोला है वो सत्य कहा, वही चीज तो मैंने ड्राइंग में अभी डिपिक्ट किया है, बता रहा हूं मैं। भाई ये आप कैंटिलीवर आपने पूछा तो कैंटिलीवर भी मैंने लगा दिया, रेड कलर वाला कैंटिलीवर है, ब्लू कलर वाला आपका मास्ट है, और ऊपर लाइन नंबर 1 नीचे लाइन नंबर 2 है, और ग्रीन वाला जो आपका क्या बोलते हैं एरो जो है, वो जो डिस्टेंस शो कर रहा है वो इम्प्लांटेशन है आपके कथन अनुसार। रेल लेवल से हॉरिजेंटल ट्रैक सेंटर के बीच। रेल लेवल कहां से आप आ गया? रेल लेवल पे क्यों जा रहे हो आप? अच्छा चलो, अभी 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। अभी 2:17 हो रही है, 2:32, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 18 हो गया। 22। ठीक है, 22 हो जाएगा, मतलब 25 को समझ लो आपका मीटिंग एंड हो जाएगा, 23 के आसपास मीटिंग एंड हो जाएगा। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, जैसे मीटिंग एंड होगी वहां से 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद हमारा मीटिंग कंटिन्यू होगा। तो मैं मोटे तौर पे बोल दूं कि 40 पे अपना मीटिंग कंटिन्यू होगा। 40 ज्यादा हो गया ना, 35 पर कंटिन्यू कर देंगे, 35 पे। ओके ठीक है, 2:35 में मीटिंग कंटिन्यू होगा। यहां पर देखिए मेरा सवाल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, और यही गलती हमारा जितना भी ओएचई स्टाफ है करता है, वो इतनी बेसिक चीज नहीं समझता। आप सभी लोग एक ही बात को बोले जा रहे हो, जिधर कैंटिलीवर लगा है, जिधर कैंटिलीवर लगा है। आपने मेरी बात को पहले ही समझा नहीं, मैंने कैंटिलीवर लगाया भी नहीं था, मैंने सिंपल इम्प्लांटेशन पूछा था, 2 ट्रैक आपको बताई, बीच में खंबा खड़ा करा, उस खंबे का इम्प्लांटेशन क्या है। तो एक चीज आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कैंटिलीवर से उसका लेना देना नहीं है, इम्प्लांटेशन का लेना देना है ट्रैक से, ट्रैक बराबर। दूसरी बात, अब 2 ट्रैक है, दोनों पैरेलल ट्रैक है, जो भी है, इस खंबे के ऊपर दोनों ट्रैक का इम्प्लांटेशन लिखा जाएगा। अगर यहां पर आपका रेड कलर का आपकी डायरेक्शन आप लेते हो तो इसका इम्प्लांटेशन यहां पर लिखा जाएगा इस जगह पर, और इधर से जो लाइन नंबर 2 से आप इम्प्लांटेशन लेते हो, ठीक है, तो उसका इम्प्लांटेशन इधर लिखा जाएगा। यानी कि आपका जो मास्ट है
उसके पास में 2 ट्रैक है तो दोनों ट्रैक से उसका इम्प्लांटेशन मेजर किया जाएगा, किसी एक ट्रैक से नहीं। आप कैंटिलीवर देख के मत बैठ जाना कि इधर से मेरे को क्या लेना देना, ठीक है। इम्प्लांटेशन बड़ी चीज है। इम्प्लांटेशन आपको ब्रेकडाउन दे सकता है। क्रिटिकल इम्प्लांटेशन पे सारी दुनिया की नजर रहती है। CDCEE आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई मास्क का क्रिटिकल इम्प्लांटेशन हो। अब आप बोलोगे साहब ऊपर कैंटिलीवर तो लगा नहीं है। अरे तो भैया वो जिस जगह पे लगा है वहां से गुजरने वाली ट्रेन के साथ वो टकरा सकता है, ठीक है। तो वो हमारे लिए खतरा है, पोटेंशियल थ्रेट है। इस खंबे का इम्प्लांटेशन दोनों ट्रैक से लिया जाएगा और कहां लिखा जाएगा, जिस तरफ ट्रैक है उस तरफ के फेस के ऊपर इम्प्लांटेशन लिखा जाएगा। ये बेसिक ड्राइंग यहां पर आपको समझ में आई। यहां पर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर दोनों ट्रैकों के बीच में ये इम्प्लांटेशन भी अलग अलग हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। एक जैसा इम्प्लांटेशन कोई जरूरी थोड़ी है। मान लीजिए मैंने खंबा थोड़ा लेफ्ट राइट करके यहाँ पे लगा दिया, उधर लगा दिया। चलिए एक खंबा मेरा सिंपल है, दूसरा खंबा मेरा पोर्टल है, लंबा चौड़ा तगड़ा है, तो इसका इम्प्लांटेशन जैसे कुछ और होगा ना। भाई ये पोर्टल स्ट्रक्चर है। पोर्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वर्गाकार उसका क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। पोर्टल अपराइट का इस ढंग से कुछ दिखाई देगा। अब इसका जब आप इम्प्लांटेशन मेजर करने जाओगे तो अलग मिलेगा, यहां से इसकी डिस्टेंस कुछ अलग मिलेगी, ठीक है, और इधर से भी कुछ अलग मिलेगी। और अगर मान लीजिए कि किसी वजह से खंबा किसी एक ट्रैक के पास में लगा है, मान लीजिए ये पोजीशन है उसकी, तो लाइन नंबर 1 से इसका इम्प्लांटेशन कम होगा, लाइन नंबर 2 से इसका इम्प्लांटेशन ज्यादा होगा। दिख रहा है ना। ये तो क्लियर दिख रहा है। तो मास्ट जब भी किसी 2 ट्रैक के बीच में लगते हैं, कोई जरूरी नहीं कि उनके एक जैसे इम्प्लांटेशन हो। आपका इम्प्लांटेशन अलग अलग हो सकता है और होता ही है, एक जैसा मिलना भी मुश्किल है।